नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली को 33,500 करोड़ की सौगात मिली है। पीएम मोदी 2 नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन करने वाले हैं। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। तो 3 कॉरिडोर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 33,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले मोदी सरोजनी नगर में जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टाइप 5 क्वार्टर्स का दौरा करेंगे और महिला अलॉटीज को चाबियां भी सौंपेंगे। तो पीएम पिंक लाइन के 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मजेंटा लाइन के 9.9 किलोमीटर लंबे दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ पीएम एक्सपेंशन प्लान के फेज 5A के तहत 3 नए दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर का भी शिलान्यास करने वाले हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 16.1 किलोमीटर होगी। इसमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर, एरो सिटी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 कॉरिडोर और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज कॉरिडोर शामिल होगा। तो पीएम मोदी एक्सपेंशन प्लान के फेज 5A के तहत 3 नए दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लंबाई लगभग 16.1 किलोमीटर लंबी होगी। तो आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन वो करेंगे और 3 कॉरिडोर्स की आधारशिला रखते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो दिल्ली को 33,500 करोड़ की ये सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी 2 नए कॉरिडोर जनता को सौंपने वाले हैं। इनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 3 कॉरिडोर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो इनकी कुल लागत 33,500 करोड़ रुपए आंकी गई है। यानी दिल्ली वासियों को आज 33,500 करोड़ की ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ईरान के तेल भंडार को तबाह इजराइल कर रहा है। तो 30 फ्यूल टैंकों और तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान लड़ने लायक नहीं बचेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 9वां दिन है। इस बीच इजराइल ने ईरान में तेल भंडार से जुड़े ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और कई तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह हार मान ले। ट्रंप ने कहा है कि इसका मतलब है कि ईरान लड़ाई जारी रखने की स्थिति में न रहे और अंत में आत्मसमर्पण कर दे। उन्होंने कहा कि या तो ईरान खुद सरेंडर करे या उसकी सैन्य ताकत इतनी कमजोर कर दी जाए कि वो लड़ने के ही लायक न बचे। दूसरी ओर ईरानी सेना ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसके जहाज फारस खाड़ी में आए तो उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही ऑयल टैंकरों को सुरक्षा के लिए फारस की खाड़ी में जहाज भेज सकती है। ये टैंकर आमतौर पर हुमुर्ज स्ट्रेट से गुजरते हैं। तो ईरान के तेल भंडार को इजराइल तबाह कर रहा है। 30 फ्यूल टैंकों और तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और विदेश मामलों की जानकारी भी रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में स्थितियां काफ़ी भयावह बनी हुई हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि दोनों ही तरफ से, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। ईरान ने घुटने टेकने से फिलहाल इनकार कर दिया है और अमेरिका ने यह दावा किया है कि अगर ईरान खुद से सरेंडर नहीं करता है तो उसे इस लायक ही नहीं छोड़ा जाएगा कि वो किसी तरह से भी युद्ध लड़ सके। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि हम पहले से अपनी चर्चाओं में ये बात क्लियर करते आ रहे हैं कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ केवल एक ही लड़ाई की वो मिडिल ईस्ट से, पश्चिम एशिया से, वेस्ट एशिया से जाना ही होगा। केवल उसी बात की लड़ाई है। वो सारा कुछ चल रहा है। जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने तो कल अपॉलॉजी भी जारी कर दी कि भैया देखिए ऐसा है कि अब हम किसी अपने नेबर कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो साबित हो गया ना कि भैया उन्होंने केवल यूएस के देश को निशाना बनाया और बाद में वही सारा चक्कर जो था उसको फाइनल करके अब जो है वो बोल रहे हैं सरेंडर नहीं करेंगे। मतलब ये है कि पहले सबको बिना लीडरशिप के अटैक कर रहे थे, अब बोल रहे हैं सरेंडर नहीं करेंगे। तो आप एक बात कंफर्म रखिए, आने वाले कुछ दिनों में ये लोग सरेंडर होते हुए भी दिखेंगे। ये सारे कुछ हाइप इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है कि भाई
नेबर को नहीं पड़ोसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हमारी जनता मारी जा रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं। देखिए ये वो गवर्नमेंट बोल रही है जो कुछ ही महीने पहले अपने देश के 80,000 से ज्यादा 31,000 औरतों को सीधा गोली मार दी, फांसी पे लटका दिया। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके की दिक्कत हो रही है। तो देखिए युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है। ईरान के कॉन्ट्रैक्ट सारा ऑयल कंपनियों के वो यूएस कंपनियों को जाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अमेरिका को जाएगा, ठीक है। बाकी जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसमें अमेरिकन भागीदारी होगी। ये अमेरिका की जानी समझी पुरानी रणनीति रही है। तो ये उसी प्रोसेस पे सारा काम चल रहा है। हो सकता है ये 1 हफ्ते में डील खत्म हो जाए या 10 दिन में डील खत्म हो जाए, लेकिन ये मान के रखिए कि आने वाले कुछ समय में आप इसको इसी तरीके से सिकुड़ता हुआ देखेंगे। ठीक है अमित जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आने वाले कुछ हफ्तों में स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई नज़र आएंगी और ईरान को किसी भी हाल में सरेंडर करना होगा, ये बात लगातार आप दोहरा रहे हैं। लेकिन अगर ईरान के राजनेताओं की हम बात करें तो लगातार जिस तरीके का बयान निकलकर सामने आ रहा है, उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान किसी भी शक्ति के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, चाहे वो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, लेकिन वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा। और ये बयान इस समय पर सामने आ रहे हैं जब अमेरिका लगातार ईरान को पूरी तरह से तोड़ने के दावे करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान के जो तेल भंडार हैं उनको निशाना बना रहा है, यानी उसे पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के बयान स्थितियों को और बिगाड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ऐसा है कि हम आपको लास्ट होप देंगे ना। अभी लास्ट ईयर इलेक्शन में बीजेपी वाले कह रहे थे क्या कि हम बिना बहुमत के आएंगे, वो तो 400 पार का नारा लगा रहे थे। तो देखिए नेता जो बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका ट्रांसलेशन बहुत अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो वो ट्रांसलेशन हर लोग नहीं समझते। अब सारे लोग ट्रांसलेशन समझ जाएंगे तो हम जैसे लोग क्या करेंगे जी, ठीक है। तो ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया उसका सीधा ट्रांसलेशन है कि हम सरेंडर को तैयार हैं, बस आप थोड़ा सा और प्रेशर लगाइए, पब्लिक के ऊपर अटैक कीजिए। अभी गैस की शॉर्टेज हो जाएगी, उसके बाद तेल नहीं मिलेगा, उसके बाद बच्चे मारे जा रहे हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जा रहा है, लोग मारे जाएंगे। तो ये सारा केओस क्रिएट करके वो बोलेंगे भैया हम तुमको बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान गिरवी रख रहे हैं, ठीक है। तो ये वार रणनीति में इसी तरीके से होता है। और मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारे जिस समाज के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस समाज की प्रथम प्रायोरिटी होती है कि वो सबसे पहले बच्चों को आगे करते हैं जी। आप हमास का ले लीजिए, जितने उनके बेस हैं वो स्कूल के नीचे होते हैं, हॉस्पिटल के नीचे होते हैं। यहाँ 14 साल 13 साल के बच्चे होते हैं, वो उन्हें ढाल बनाया जाता है, बिल्कुल ढाल बनाया जाता है बच्चों को। तो ये सोची समझी रणनीति है। और मैं बार बार ये बात पिछले 15 सालों से दोहराता आ रहा हूँ कि आतंकवादी केवल 2 ही देश का होता है, या तो वो इंडियन जेनेटिक होगा या तो वो फिलिस्तीन का होगा। बाकी दुनिया में कहीं का मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर स्थितियां काफ़ी ज़्यादा भयावह मिडिल ईस्ट में इस वक्त नज़र आ रही हैं, जहां ईरान के तेल भंडारों को इजराइल निशाना बना रहा है। 30 फ्यूल टैंकों और तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान लड़ने लायक ही नहीं बचेगा, उसे इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा। तो हालात बद से बदतर इस वक्त नज़र आ रहे हैं और किसी भी तरह से युद्ध की स्थिति सुधरती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया है, जिसके चलते अमेरिकी और इजरायली ठिकाने निशाने पर हैं। तो इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, नए ड्रोन मिसाइलों से ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 27वीं लहर के हमलों की शुरुआत करने का दावा किया है। ईरान के विशिष्ट सैन्य बल ने कहा है कि यह कार्रवाई अमेरिका और इजराइल की ओर से कथित उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई के जवाब में की गई है। इस चरण में ड्रोन और मिसाइलों के संयुक्त हमले किए गए, जिनका मुख्य निशाना इजराइल के उत्तरी हिस्सों में मौजूद सैन्य ढांचे को बनाया गया। तो IRGC ने बताया कि इस हमले में उसकी एरोस्पेस डिवीजन ने नए खैबर शैकन सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का उपयोग किया। इन मिसाइलों में टारगेट तक पहुंचने के अंतिम चरण तक मार्गदर्शन की क्षमता मौजूद है। ईरानी सैन्य बयान के मुताबिक इन मिसाइलों से इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो नए ड्रोन मिसाइलों से ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया है। निशाने पर अमेरिकी इजरायली
ठिकाने नजर आ रहे हैं। नए ड्रोन मिसाइलों से ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया है। कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन समेत कई देशों ने इन हमलों की पुष्टि की है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी स्थिति साझा की है। कुवैत की सेना के अनुसार सुबह दुश्मन के ड्रोन ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज को निशाना बनाया। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके देश को ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। मंत्रालय के मुताबिक सुबह तक कम से कम 21 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। सऊदी रक्षा प्रणाली ने समय रहते इन ड्रोन्स को मार गिराया, जिससे बड़े नुकसान को टाला जा सका। वहीं बहरीन में हालात अधिक गंभीर बताए जा रहे हैं। किंग फहद काजवे के पार स्थित मीना सलमान सीपोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई। बहरीन के गृह मंत्रालय ने इस घटना को ईरान द्वारा किया गया हमला बताया है। आग बुझाने के लिए इमरजेंसी सेवाएं लगातार काम कर रही हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो सऊदी अरब पर ड्रोन दागे गए हैं। कुवैत एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। स्थितियां बद से बदतर नजर आ रही हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। तो ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले नहीं रोके हैं, यानी ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब पर ड्रोन दागे गए हैं। कुवैत एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। तो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया, यानी इससे साफ तौर पर जाहिर है कि ईरान फिलहाल पड़ोसी देशों पर हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है। लगातार ईरान की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। वहीं यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष दिन ब दिन भीषण होता जा रहा है। इसी बीच ईरान, अमेरिका और इजरायली सैनिकों पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि तेहरान के नीलोफर स्क्वायर इलाके में अमेरिकी इजरायली हमले में 20 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार नागरिक मौतों पर चिंता जता रही है, लेकिन ज़मीनी हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिकी इजरायली हमलों की जानकारी देते हुए ईरानी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी और इजरायली सेना ने नीलोफर स्क्वायर पड़ोस पर भीषण हमला किया, जिसमें 20 निर्दोष ईरानी नागरिक मारे गए। नीलोफर स्क्वायर हमले से जुड़ा एक वीडियो ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें भीषण तबाही नजर आ रही है। वीडियो में एक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रही है, जिसमें वाहन मलबे में दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल और अस्पताल तब्दील हो गए हैं। ईरान में कोहराम मचा हुआ है। लगातार देखने को मिल रहा है कि युद्ध की स्थिति के चलते कई नागरिकों की मौत हो गई है। मलबे में स्कूल और अस्पताल तब्दील हो गए हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हुई है, जिसके बाद कई बिल्डिंग्स, स्कूल और अस्पताल मलबे में तब्दील हो गए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट की जंग में रूस की सीधी हिस्सेदारी तो नहीं है, लेकिन एक सीक्रेट जानकारी से अमेरिका परेशान लग रहा है। इसके बाद रूस को संदेश भी भिजवाया गया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से खुद बताया गया था कि ईरान को रूस ऐसी जानकारी दे रहा है जिससे तेहरान को अमेरिकी सेना पर हमला करने में मदद मिल सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका ने रूस को संदेश भेजा है कि वो ऐसा ना करे। स्टीव विटकॉफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वो मिडिल ईस्ट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष दूत हैं। पत्रकारों के सवाल पर स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि उन्होंने रूस से कहा है कि वो ईरान को टारगेटिंग जानकारी और दूसरी मदद ना भेजे। स्टीव विटकॉफ के साथ उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि अगर रूस ऐसी जानकारी दे भी रहा है तो इससे जंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। उनका मतलब था कि इससे ईरान को कोई खास मदद या बढ़त नहीं मिल रही। तो अमेरिका का रूस को संदेश यहाँ पर गया है, ईरान को सीक्रेट जानकारी और मदद रूस मुहैया ना कराए। ये संदेश अमेरिका की तरफ से दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि रूस की मदद से ईरान को कोई बहुत बड़ी सहायता यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और इस युद्ध में भी किसी तरह का कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद ईरान को ये संदेश भिजवाया गया है कि ईरान को घुटने टेकने ही होंगे। और दूसरी तरफ रूस को अमेरिका ने अब ये संदेश भिजवा दिया है कि रूस किसी भी तरह से ईरान को कोई भी सीक्रेट जानकारी या फिर मदद मुहैया ना कराए। तो पुतिन को ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहुंचाया गया है। उधर विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर अपडेट देते हुए बताया कि 1 से 7 मार्च 2026 के बीच 52,000 से ज़्यादा भारतीय सुरक्षित रूप से खाड़ी देशों से भारत लौटे हैं। इनमें से
32,107 भारतीय एयरलाइंस के जरिए, बाकी लोग विदेशी कमर्शियल फ्लाइट्स और नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स के जरिए वापस आए हैं। मंत्रालय के अनुसार खाड़ी देशों में बिगड़ते हालातों के बीच वहां फंसे भारतीयों की सहायता के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है जो प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के सवालों का जवाब दे रहा है। MEA ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास की तरफ से जारी सलाहों का पालन करने की सलाह दी गई है। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशनों ने 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू की है। मंत्रालय के बयान के अनुसार हाल के दिनों में क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुलने के बाद भारतीय और विदेशी एयरलाइंस कमर्शियल और स्पेशल फ्लाइट संचालित कर रही हैं। आने वाले दिनों में और उड़ानें संचालित करने की योजना भी है। रहते हैं 7 दिन में खाड़ी देशों से 52,000 भारतीय देश लौटे हैं। 32,107 को भारतीय एयरलाइंस वापस लेकर आई है। अकेले इजराइल में 41,000 इंडियंस रहते हैं। तो जिस तरीके की स्थिति मिडिल ईस्ट में इस वक्त बनी हुई है, जो भी भारतीय वहाँ पर हैं उनके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो उनके परिजनों के सवालों के जवाब दे रहा है। 24/7 ये कंट्रोल रूम सक्रिय है और भारतीयों की मदद के लिए तमाम व्यापक कदम भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। भारतीयों की वापसी को लेकर भी पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है और लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीयों की देश वापसी भी हो रही है। 7 दिन में खाड़ी देशों से 52,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। 32,107 को भारतीय एयरलाइंस लेकर आई है। वहीं बात करें तो अकेले इजराइल में 41,000 इंडियंस रहते हैं। तो आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ साथ लैंगिक समानता के संदेश को आगे बढ़ाने का अवसर भी माना जाता है। महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि ये उन संघर्ष और आंदोलनों की याद दिलाता है जिनकी वजह से महिलाओं को आज कई बुनियादी अधिकार मिले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो आज पूरे देश भर में महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सभी देश की महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि उन संघर्षों और आंदोलनों की याद दिलाता है जिसकी वजह से महिलाओं को आज कई बुनियादी अधिकार यहाँ पर मिल पाए हैं। तो आपको बता दें कि ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ साथ लैंगिक समानता के संदेश को भी आगे बढ़ाने का अवसर माना जाता है। तो आज पूरे देश भर में महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हुई वो नजर आई हैं। तो एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया और सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल में कार्यक्रम की जगह बदले जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। मैं भी बंगाल की बेटी हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि नॉर्थ बंगाल दौरे पर ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई राज्य मंत्री उन्हें रिसीव करने आया। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज है या नहीं, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब ठीक रहें। उन्होंने कार्यक्रम की जगह बदले जाने पर कहा कि अगर प्रोग्राम विधाननगर में होता तो बेहतर होता, वहाँ काफ़ी जगह है और बहुत से लोग आ सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि राज्य प्रशासन ने वहाँ मीटिंग की इजाज़त क्यों नहीं दी। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि ये शर्मनाक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो बंगाल में कॉन्फ्रेंस की जगह बदले जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो बंगाल सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बंगाल में कॉन्फ्रेंस की जगह बदली गई जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। मुझे नहीं पता कि क्या वो मुझसे नाराज़ हैं, और अगर वो नाराज़ हैं भी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब वो बंगाल पहुंची तो वहां पर उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की जगह बदलना ठीक नहीं था। जहां कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी अगर वहीं होती तो ज़्यादा लोग आ सकते थे, ज़्यादा लोगों से बातचीत हो सकती थी। तो अब एक बार फिर बंगाल सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज
फाइनल में आज इंडिया न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी। शाम 7 बजे से ये मैच शुरू होगा। तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज डिफेंडिंग चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। तो दोनों टीमें पहली बार सबसे छोटे फॉर्मेट के ICC फाइनल में भिड़ेंगी। 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया चौथी बार फाइनल में है। दूसरी और न्यूजीलैंड का दूसरा फाइनल होगा। टीम को अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है। 2021 में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी मुकाबले में हार मिली थी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी रहा है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में तस्वीर बिल्कुल अलग है। टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए और तीनों में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की। ये मैच 2007, 2016 और 2021 में खेले गए थे। तो 2016 में तो न्यूजीलैंड ने भारत में ही टीम इंडिया को हरा दिया था। T20 इंटरनेशनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए। इनमें से 18 भारत ने जीते हैं, जबकि 11 में न्यूजीलैंड को जीत मिली है। वहीं एक मैच टाई रहा है। तो आज T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल मुकाबला है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। पूरे फॉर्मेट की बात करें तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ही बेहतरीन टीमें मानी गई हैं और आज दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला होगा। अब देखना होगा कि क्या टीम इंडिया जीत दर्ज कर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करती है या न्यूजीलैंड किस तरीके का प्रदर्शन करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।